अच्छा जी, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन द कंपाउंड। Here we shall consider the effect of type of bond on physical and chemical property of compound। अब हम बात करेंगे कि अगर टाइप ऑफ बॉन्ड डिफरेंट हो तो उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, मतलब अगर किसी में कोवलेंट बॉन्ड है तो उसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, किसी में कोवलेंट नहीं है, आयनिक है तो कैसी प्रॉपर्टी होगी, कोवलेंट है, पोलर है, नॉन पोलर, तो उनकी प्रॉपर्टी पे फ़र्क पड़ता है नहीं फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं सॉल्युबिलिटी पे। सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। मोस्टली आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ना बेटा, those are only soluble in ionic compound या polar compound। जैसे बात करें मोस्ट आयनिक कंपाउंड soluble in water but insoluble in non aqueous solvents। नॉन एक्वस बोलते हैं जो जैसे जिन पानी के अलावा जितने भी सब की बात करी जा रही है। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व होते हैं क्योंकि वाटर में पोलैरिटी होती है। व्हेन क्रिस्टल ऑफ आयनिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन वाटर। नमक की बात कर लो, NaCl आयनिक कंपाउंड है, पानी डालो नमक डिजॉल्व हो जाता है, तो मीन आयनिक कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। The polar water molecule detach the cations and anion from the crystal lattice by their electrostatic attraction। जो मैंने अगर आपको याद हो तो मैंने बात की थी NaCl की बात। NaCl को तोड़कर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं पानी के मालिक्यूल। देन वाटर के मालिक्यूल OH2 जो होते हैं वो इनको सराउंड कर लेते हैं। सोडियम को O नेगेटिव की तरफ से सराउंड कर लेते हैं साथ में हाइड्रोजन, और Cl नेगेटिव को H की तरफ से करते सराउंड और साथ में O लगा होता है हमारे पास, ये डिटैच करके फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अपनी जो उनकी अट्रैक्शन होती है ना, वाटर के मालिक्यूल सोडियम को खींच के लादा, क्लोरीन को खींच के लादा कर देते हैं, फिर इनको सराउंड कर लेते हैं। दस द आयन और फोर फ्री फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस बाय हाइड्रेशन। हाइड्रेशन बेटा बोलते होते हैं फ्री फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस बाय हाइड्रेशन बोलते हैं वो एनर्जी जो वाटर के मालिक्यूल यूज़ करते हैं दूसरी सल्यूट के पार्टिकल को सराउंड करने में, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन एनर्जी या हाइड्रोजन बोलते होते हैं। आपने बोला ना कि आपने एक वर्ड सुना होगा डिहाइड्रेशन का। यार बंदे गर्मियों में जो बंदा पानी ना पिए तो बोलते हैं डिहाइड्रेशन हो गया, बीमार हो गया, मतलब पानी की कमी हो गई है। इसी तरीके से हाइड्रोजन बोलते हैं एडिशन ऑफ वाटर को। जब सल्यूट के पार्टिकल को पानी के मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं ना, तो इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रेशन। The happen when the hydrogen energy is greater than the lattice energy and the ion are freed from the position in the crystal। बेटा हमेशा वही साल्ट पानी में डिज़ोल्व होंगे जिनकी लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से कम होगी। मतलब ऐसा नहीं है ना कि पानी के पास सम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो यूज़ करता है आयंस को तोड़कर अपने अंदर डिज़ोल्व करने के लिए। अगर आयन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो वो पानी नहीं तोड़ पाएगा, पानी उसको नहीं तोड़ पाएगा। ठीक है, जैसे हर साल्ट पानी में डिज़ोल्व नहीं होता, कुछ ऐसे साल्ट पानी में डिज़ोल्व नहीं होते, मतलब उनकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है। अगर पानी की एनर्जी इतनी है कि वो लैटिस को तोड़ कर अपने डिज़ोल्व कर सकता है तो फिर वो डिज़ोल्व करेगा, अदरवाइज नहीं कर सकेगा। ठीक है, मैनी एनी कंपाउंड डू नॉट डिज़ोल्व वाटर, जैसे मैंने बात किया है। द अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कैन नॉट ओवरकम द अट्रैक्शन बिटवीन द आयन फॉर द सेम रीजन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन। हाँ, नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन एंड हेक्सेन डू नॉट डिज़ोल्व एनी कंपाउंड, क्योंकि उनके पास इतनी एनर्जी होती नहीं है। अच्छा बेटा, एनी कंपाउंड वही पानी में डिज़ोल्व होंगे जिनकी लैटिस एनर्जी वाटर की हाइड्रेशन एनर्जी से कम होगी। लैटिस एनर्जी बोलते हैं वो एनर्जी जो लैटिस को, सॉलिड को, आयनिक कंपाउंड को आपस में जोड़ के रखी हुई है, और हाइड्रोजन एनर्जी बोलते होते हैं वो एनर्जी पानी की जो पानी जब सराउंड करता है तो वो जो एनर्जी रिलीज़ करता है। ठीक है, सल्यूट के मॉलिक्यूल को सराउंड करने में जितनी एनर्जी रिलीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, अगर हाइड्रोजन एनर्जी ज़्यादा है तो वो मॉलिक्यूल डिज़ोल्व होगा, अगर नहीं है तो डिज़ोल्व होगा। इसी तरीके से जो बेंजीन नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं वो भी नहीं डिज़ोल्व कर सकते क्योंकि उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती लेट्स को तोड़ने के लिए। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। इन जनरल कोवलेंट कंपाउंड डिज़ोल्व इजीली इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जैसे बेंजीन को ईथर में डालो डिज़ोल्व हो जाती है, ईथर को डालो बेंजीन में डिज़ोल्व हो जाती है। आपने सुना ना लाइक डिज़ोल्व लाइक वाला वो फिनोमेना, सॉरी। Attractive forces of solid molecule are enough for overcoming the intermolecular forces of attraction. Mostly covalent compounds are insoluble in water। कोवलेंट कंपाउंड पानी में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। पेट्रोल को डालो पानी में डिज़ोल्व नहीं होगा, ऑयल को डालो पानी में डिज़ोल्व नहीं होगा। However, some of them dissolve in water due to hydrogen bonding। अल्कोहल कोवलेंट कंपाउंड है लेकिन पानी में डिज़ोल्व हो जाती है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इस सारी बहस का बेटा एक ही मतलब है सॉल्युबिलिटी में, अगर फोर्सेस सेम हैं तो वो डिज़ोल्व हो जाती हैं, फोर्सेस डिफरेंट तो डिज़ोल्व नहीं होंगी। आयनिक कंपाउंड में डिज़ोल्व हो जाता है, कोवलेंट कंपाउंड में डिज़ोल्व हो जाएगा, पोलर में डिज़ोल्व होगा, नॉन पोलर में, क्योंकि इनके सेम काइंड ऑफ फोर्सेस होती हैं तो एक दूसरे की फोर्सेस को ओवरकम करके एक दूसरे में डिज़ोल्व कर देती होती हैं। इसके अलावा आगे
आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। आइसोमेरिज्म, आइसो का मतलब सेम, मेरिज्म मतलब फॉर्म। नॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ आयनिक बॉन्ड, हमने बात की थी कि आयनिक बॉन्ड में जो अट्रैक्शन होती है वो हर तरफ से होती है। आयनिक कंपाउंड इन्वॉल्व इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपोजिट चार्ज आइन, देयरफॉर सच बॉन्ड्स आर नॉन रिजिड नॉन डायरेक्शनल बिकॉज ऑफ दिस आयनिक कंपाउंड डू नॉट एग्जिबिट द फिनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म। कहते हैं आयनिक कंपाउंड में आइसोमेरिज्म नहीं होती क्योंकि हर तरफ से अट्रैक्शन हो रही होती है, तो एक रिजिड सा हार्ड सा मॉलिक्यूल बन जाता होता है, उसमें कोई आइसोमेरिज्म नहीं होती। डायरेक्शनल नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, covalent compound are rigid and unit and directional. This leads to the possibility of variety of isomerism. For example, the compound like C2H2O2, C2H2O shows structural isomerism. डाइमथाइलीथर एक ये भी C2H6O है, और एथेनॉल ये भी C2H6O है, लेकिन दोनों के अंदर देखो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनका स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट है। एक शेप और है, ये शेप और है, ये और चीज़ है वो और चीज़ है हमारे पास, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो इसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, दैट इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। आयनिक कंपाउंड में क्यों नहीं होती? क्योंकि उनकी तरफ उनके बॉन्ड रिएक्शन नहीं होती। देखो बॉन्ड की टाइप चेंज होने से एक में आइसोमेरिज्म है, दूसरे में नहीं है। एक डिजॉल्व होता है, दूसरे में डिजॉल्व नहीं होता। ठीक है, आगे रिएक्शन काइनेटिक्स मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन। स्पीड ऑफ रिएक्शन ऑफ आयनिक कंपाउंड की बात आयनिक कंपाउंड एग्जिबिट इन द फॉर्म ऑफ आयंस इन एक्वस सोल्यूशन। जब आप नमक को डालते हो पानी में तो वो आयंस के फॉर्म में होता है, तो आप लोग सब जानते हो आयन तो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन आयंस अकर रैपिडली। फॉर एग्जांपल एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन टू द सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन प्रोड्यूस अ वाइड प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इंस्टेंटेनियसली। मोबाइल से पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट आयनिक कंपाउंड है, जब उसको सोडियम क्लोराइड में डाला जाता है तो वो फटाफट सिल्वर क्लोराइड बना देता है वहाँ पर, मतलब इतना फास्ट उसका रिएक्शन होता है। द रिएक्शन इज रैपिड बिकॉज ऑन मिक्सिंग द सोल्यूशन नो bonds have to be broken, only new bond is formed. The any compound have already been broken while forming the aqueous solution। कहते हैं any compound को जब पानी में डाला जाता है ना तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं फटाफट। जब आयन में कन्वर्ट होंगे तो डेफिनेटली जब दो आयंस एक दूसरे के सामने होंगे तो जो साथ कंबाइन हो जाते हैं फटाफट, क्योंकि वहाँ पे बॉन्ड तो तोड़ना होता नहीं है। रिएक्शन तब स्लो होते हैं क्योंकि इनमें पहले बॉन्ड तोड़े जाते हैं कोवेलेंट कंपाउंड में, लेकिन अनी कंपाउंड में बॉन्ड टूटते नहीं है, वो पहले ही आयन के फॉर्म में होता है। जब दूसरा आयन डाला जाता है तो वो आपस में फटाफट करके रिएक्शन उनके रेट को काफ़ी इन्हांस कर देते होते हैं। स्पीड रिएक्शन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। तो अब कोवेलेंट कंपाउंड में कोई इलेक्ट्रिकल फोर्स स्ट्रॉन्ग नहीं होती जो उस रिएक्शन को स्पीड अप कर सकें। लाइक जैसे हमने बात की थी के बारे में, कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो काफ़ी कोवेलेंट जो बॉन्ड होते हैं ना बेटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको पहले तोड़ा जाता है। जनरली मच स्लोअर रिएक्ट दे इन्वॉल्व, पहले उनको बॉन्ड को तोड़ा जाता है देन बनाए जाते हैं, तो उनको तोड़ने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। द मॉलिक्यूल अंडरगो केमिकल चेंज एज अ होल, कोवेलेंट बॉन्ड रिएक्ट इन वैरायटी ऑफ वेज ऑफ डिपेंड अपॉन द वे ऑफ रिएक्शन प्रोसीड बाय द कंडक्शन। ये बात सिंपल कह देता हूँ कि वो जो पहले होते कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, पहले वाटर की बात कर लो, वाटर में अगर लेट्स सपोज जंग बनाना है, लोहे के साथ रिएक्शन करना है, तो पहले वाटर का बॉन्ड टूटेगा, आयरन का बॉन्ड टूटेगा, उनके बॉन्ड टूटने में दिन लग जाएंगे, महीने लग जाएंगे, बॉन्ड टूटेगा, उसके बाद फिर नए बॉन्ड बनेंगे, उसको भी तो चलो बॉन्ड बनना प्रोसेस बड़ा आसान है, जल्दी बन जाते हैं, लेकिन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। आप देखो ना लोहे को रखते हो तो उसके बाद हफ्ते बाद जंग लगता है, 2 हफ्ते बाद जंग लगता है, लेकिन नमक जो होते हैं फटाफट कर जाते हैं रिएक्शन, क्यों? क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड के पहले बॉन्ड टूटते हैं देन बॉन्ड बनते होते हैं। ठीक है, तो कोवेलेंट कंपाउंड के रिएक्शन स्लो होते हैं और आयनिक के फास्ट होते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास चैप्टर, इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।